हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान के 10 सालों के 2 अंक वाले प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हमने इससे पहले जो आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 3 लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे, PYQ थे, वे 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट कर लिए थे। कुल मिलाकर हमारे अब तक 1, 2, 3 और 4 लेक्चर हो चुके हैं। 4 लेक्चर में से 3 लेक्चर में तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं, प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम के। और 1 लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के इसी तरीके के 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। और आज हमारे पास किसके हैं? बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के 10 सालों के 2 अंक वाले प्रश्न हैं। और इन क्वेश्चन को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। पूरे जीव विज्ञान के 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में आ जाएंगे। और ये एक वन शॉट लेक्चर है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। वन शॉट लेक्चर है, बायोलॉजी के 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करने हैं लघुत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाले, 2 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 2013, 14, 2016। अथवा प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली की व्याख्या कीजिए, NCERT एग्जाम्पलर। अथवा प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2024। अथवा प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए, 2023। तो हमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। बस 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। देखो, आपको पता है ना, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की, एक जल की, एक सूर्य के प्रकाश की और एक पर्णहरिम की। ठीक है, यही बात आपको लिखनी है और ये रिएक्शन लिखनी है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। अब इतनी खतरनाक भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको परीक्षा में। आपको परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सिर्फ ये लिखना है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा पर्णहरिम की आपस में क्रिया के कारण ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो आप रिएक्शन लिखोगे, इस रिएक्शन में जो जो चीजें आपने प्रयोग की हैं उन्हें ही लिखना है आपको परिभाषा में। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आपस में क्रिया के कारण ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये लाइन लिखनी है और ये लिखनी है रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद करवा रखी है। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू के ऊपर सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम लिखना है। C6H12O6 6H2O और 6O2। तो इस क्रिया से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है बेटे, तो परिभाषा वही लिखनी है जिसमें जो यहाँ आप रिएक्शन में लिखोगे। देखो, यहाँ एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है
इस क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में इकट्ठा होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। अथवा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो स्वपोषी पोषण बताना है। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखो यहाँ भी है, स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो स्वपोषी पोषण का मतलब आपको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम हरे पेड़ पौधों को कहते हैं स्वयंपोषी या स्वयंपोषी। ठीक है। और वे अपना भोजन स्वयं कौन सी क्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो हमें यहाँ से लिखना, स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्तर में यही लाइन लिख सकते हो आप यहाँ से। यदि पिछले वाला क्वेश्चन लिखना है आपको तो उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की ही परिभाषा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, बस यही ध्यान रखना है आपको। एक तो पर्णहरिम, एक सूर्य का प्रकाश, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और एक जल। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषी हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल देखो वही 4 चीजें आएंगी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम व सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है। और इसके उपोत्पाद ग्लूकोज व ऑक्सीजन हैं। प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखो वही रिएक्शन दोबारा फिर आ गई ना वही रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन, रंध्र क्या है। आपको पता है रंध्र, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए 2020, अथवा पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए 2024। देखो आपको पता है पेड़ पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर छिद्र जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। पर्णरंध्र भी कह सकते हो आप उन्हें। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र केवल पत्तियों में नहीं पाए जाते, किसी भी पौधे के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं, कोमल अंग हैं, उन सब में ये छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ये वाष्पोत्सर्जन यानी जल का वाष्प के रूप में निष्कासन में भी सहायक होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किन के द्वारा होती है, रंध्रों से ही तो पानी उड़ता है भाप बनकर वाष्प के रूप में, जब भी तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे दांत हैं वे उनका ऊपर का जो लेयर है जिसे आप इनेमिल कहते हो, इनेमिल का धीरे धीरे खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, दंत क्षरण। दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है। जो हम खाना खाए हैं और खाना खाने के बाद हमने अपने दांत को साफ नहीं किया, यानी हमने कुड़ला वगैरह नहीं किया,
तो वो खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, जो धीरे धीरे अम्ल में बदल जाता है, और वो अम्ल हमारे दांत के सबसे ऊपर वाले लेयर को, जिसे हम इनेमिल कहते हैं, उसे धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, और इसे ही कहते हैं दंत क्षरण। तो यहाँ लिखा हुआ है दंत क्षरण में इनेमिल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे इनेमिल का क्षरण होता है। यहाँ दांतों में फंसे भोजन के कणों व जीवाणुओं के समूह, ठीक है, चिपक कर दंत प्लेक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दांतों में ब्रश करने से ये प्लेक अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही हटा दिया जाता है, यदि ब्रश करोगे आप। सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एक तो सुबह को और एक रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है, रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए ब्रश, यदि दांत बचाने हैं अपने। लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। देखो, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 2019 22 24 19 22 19 और 22 में तो ये दो सेट में आया। देखो, कई बार ये पाचन क्रिया में, आहार नाल में, पाचन में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं सारी बातें। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंडिया स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है, यानी मंडिया स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम होता है टाइलिन एंजाइम का। और टाइलिन एंजाइम निकलता है लार ग्रंथियों से, जो 3 जोड़ी होती हैं हमारी मुख गुहा में। छठा क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत की अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंत्रीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक हैं। तो एक तो पेप्सिन हो गया, एक ट्रिप्सिन हो गया, एक काइमोट्रिप्सिन और एक इरेप्सिन। इनके नाम याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 7वां। वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। अथवा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा के पाचन के बारे में बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 2011 में भी आया, 2012 में भी। वसा का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल की छोटी आंत में होता है। ग्रहणी में पित्त रस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले, देखो ये क्या लिखा हुआ है, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। यह भोजन की वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लीसरॉल के अणुओं में विखंडित कर देता है। तो ध्यान रखना है आपको, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लाइपेज एंजाइम। और आपका जो पित्त रस है वो भी स्टार्टिंग करता है वसा को पचाने के लिए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पित्त रस क्या है? यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्रित होता है? 2020। पित्त रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है, पता है ना, यकृत में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है, यानी इकट्ठा रहता है, जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्त रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। वसा के पाचन में सहायक है पित्त रस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। 2015, 2012, 2013, 2015 में 2 बार। श्वसन वह क्रिया है
जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक प्राय ग्लूकोज, कोशिका में ग्लूकोज का दहन ही तो होता है ऑक्सीकरण। श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों आप लिख सकते हो जिसमें कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है और ये रिएक्शन है C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ग्लूकोज के एक अणु के जलने से इतनी ऊर्जा निकलती है, यानी ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डायाफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट 2022 श्वसन क्रिया में आपको सिखाया था ना कि यदि हमारी ये वक्ष गुहा है और वक्ष गुहा में ये हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, ठीक है, तो यहाँ पाया जाता है डायाफ्राम। ये ठीक है, पूरा एग्जाम्पल आपको पूरा प्रैक्टिकल भी सिखा रखा है। तो मानव के श्वसन तंत्र में वक्ष गुहा की निचली सतह है, वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा है पूरी, इसकी निचली सतह एक पतली पेशीय परत द्वारा पूरी तरह से बंद रहती है। ये एक इस तरह की परत होती है झिल्ली जैसी, जिसे तंतुपट या डायाफ्राम कहते हैं। यह गुंबद के आकार का होता है। यह श्वसन की मुख्य मांसपेशी होती है। डायाफ्राम से श्वसन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना, डायाफ्राम का तो बहुत मेन फंक्शन है श्वसन क्रिया में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला पार्ट आ गया इसी चैप्टर का। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक मुख्य हिस्सा है। इसका काम है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस को उठाकर कहाँ पहुंचाना, कोशिकाओं तक। हीमोग्लोबिन ही तो करता है ऑक्सीजन से क्रिया। रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लोह संयुक्त प्रोटीन है, यानी लोहे का एक प्रोटीन है, जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता होती है, यानी क्रिया कर सकता है वो ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे रक्त का एक मुख्य हिस्सा है जो लोहे का एक यौगिक है या लोहे से बना हुआ एक प्रोटीन है या लोहे का एक संकर यौगिक या संकुल यौगिक है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसका काम क्या है? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाकर कोशिकाओं तक पहुंचाना। मनुष्य के हृदय के दाएं एवं बाएं भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। मनुष्य के दाएं और बाएं हिस्से अलग अलग हैं हृदय के। टोटल 4 चैम्बर हैं, 2 आलिन 2 नले। इनका क्या फायदा है? हृदय का दायां व बायां बंटवारे ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होते हैं। ठीक है, हृदय का जो दायां वाला हिस्सा होता है ना, राइट साइड, उसमें तो रहता है जिसे आप कहते हो अशुद्ध रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या गंदा खून, तो दाएं हिस्से में रहता है और साफ खून रहता है बाएं हिस्से में। ये सारी चीज़ें आपको क्रियाविधि में बताई थी कि हृदय कैसे काम करता है। तो यही फायदा है कि लेफ्ट और राइट में बांट देना। तो हृदय का दायां व बायां बंटवारे ऑक्सीजनित का मतलब शुद्ध जिसमें ऑक्सीजन है, तथा विऑक्सीजनित का मतलब अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक है। दोहरा परिवहन या परिसंचरण तो समझते हो। हृदय एक बार शुद्ध होने के लिए हृदय से खून कहाँ जाता है? फेफड़ों में, शुद्ध होकर फिर वापस लौटता है। और फिर वो शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? पूरे शरीर में, अशुद्ध होकर फिर वापस लौटता है। तो इसे दोहरा परिवहन कहते हैं कि हृदय से
रुधिर 2 बार निकला है, एक तो निकला है फेफड़ों में जाने के लिए शुद्ध होकर वापस आने के लिए, और एक बार निकला है सारे शरीर के अंगों में जाने के लिए और अशुद्ध होकर वापस लौटने के लिए, तो इसलिए कहते हैं दोहरा परिवहन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब किसे कहते हैं? पढ़ रखा है ना, ब्लड प्रेशर। वह दबाव जिसके कारण रुधिर धमनियों में प्रवाहित होता है रुधिर दाब या रुधिर चाप कहलाता है। ये 2 प्रकार का प्राकुंचन रुधिर दाब 120 मिलीमीटर Hg तथा अनुशीतलन रुधिर दाब 80 मिलीमीटर Hg होता है। रुधिर दाब को स्फिग्मो मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी किसे कहते हैं? ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है बहुत कि रुधिर दाब नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? पल्मोनरी धमनी का मतलब फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है जो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है और वहां से शुद्ध होकर फुफ्फुस सिराओं या पल्मोनरी कैपिलरीज द्वारा वापस आता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इन्होंने पूछा धमनी किसे कहते हैं? धमनी वे मोटी खून की नलियां हैं जिनका काम है हृदय से शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में सप्लाई करना। फिर इन्होंने पूछा पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी धमनी में अनाक्सीकृत रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर पाया जाता है जो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़ों में, और वहां से शुद्ध होकर वापस लौटता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धमनी शिरा केशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें धमनी शिरा और केशिका, देखो इस चित्र को ध्यान से देख लो आप, बहुत बढ़िया चित्र है। यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये तो धमनी है, ये सारी धमनी है, धमनिकाएं, और ये आगे पतली पतली जो नलियां हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पतली, ये केशिकाएं हैं, और केशिकाओं से फिर ये हैं शिराएं। यहाँ से तो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ से आएगा शुद्ध रुधिर, ये शुद्ध रुधिर है, हृदय से आया, हृदय से शुद्ध रुधिर धमनियों में आया, धमनियों से धमनिकाओं में, धमनिकाओं से वो शुद्ध रुधिर जाएगा केशिकाओं में। यानी केशिकाएं जो हैं वे ऊतकों तक उस शुद्ध रुधिर को पहुंचाती हैं और अशुद्ध रुधिर को वहां से उठाती हैं। केशिकाओं का काम यह है। अब वो अशुद्ध रुधिर केशिकाओं ने किसे दिया? इन्हें, शिरिका को, और शिरिका से शिराओं को मिला, और शिराएं इसे शुद्ध होने के लिए कहाँ ले जाएंगी? हृदय में, और हृदय से वो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्ध होकर कहाँ पहुंचेगा? हृदय में, और हृदय से शुद्ध होकर फिर यहाँ धमनियों द्वारा पूरे शरीर में। तो हमें नॉर्मली इस बात का पता होता है कि 2 ही चीजें हैं, एक तो धमनी है और एक है शिरा। बच्चे सोचते हैं धमनी में तो शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर। धमनी शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती हैं, पर ये धमनी जो है इनमें इतनी योग्यता नहीं है कि ये धमनी हर एक कोशिका या हर एक ऊतक को दे सकें शुद्ध रुधिर। धमनी अपने शुद्ध रुधिर को इन पतली नलियों को देते हैं, केशिकाओं को। जो केशिका माने, केशिका शब्द आया केश से, केश माने बाल, बाल जितनी पतली नलियां हमारे शरीर में हैं ये उस शुद्ध रुधिर को पहुंचाती हैं कोशिकाओं तक, ऊतकों तक, और वहां से अशुद्ध रुधिर को उठाने का काम भी इन्हीं का है। क्लियर होगी ना बात? अब वो अशुद्ध रुधिर को उठाकर फिर देंगी शिराओं को, और शिराएं लेकर जाएंगी उसे कहाँ? हृदय में। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा तो नाम सुने हैं आपने, अब देख लो जरा, इसे आप चित्र के माध्यम से भी बता सकते हो इस तरीके से कि ये हमारा हृदय है, हृदय से शुद्ध रुधिर कहाँ गया? धमनियों के द्वारा अंगों में गया, अंग से फिर कहाँ गया? ऊतक में, ठीक है, और ऊतक से कहाँ गया? केशिका, ऊतकों के अंदर, मतलब ऊतकों के अंदर जो कहने की बात यह है कि हम अंग से ऊतक में और ऊतक से कोशिकाओं में जब पहुंचाते हैं तो केशिका की आवश्यकता पड़ेगी हमें,
केशिका। ऊतकों के अंदर शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम केशिका का है। उसके बाद ऊतक से अशुद्ध रुधिर को उठा लिया जाएगा। अशुद्ध रुधिर ऊतक से चीरिका द्वारा अंगों में पहुंचेगा और अंगों से, वैसे वो वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना रखा है, मैं इसे थोड़ा सही कर देता हूँ। चलो देखता हूँ कहीं पेज है क्या। हाँ है, यहाँ बताता हूँ, देखो क्या होता है सारा सिस्टम। आपका जो शुद्ध रुधिर है ना, ये शुद्ध रुधिर है, अब समझ लेना आप ध्यान से, ये शुद्ध रुधिर है आपका। शुद्ध रुधिर सबसे पहले जो धमनी है, धमनियां हमारे शरीर की धमनी में जाएगा, और धमनी से शुद्ध रुधिर जाएगा शिराओं में, और शिराओं से शुद्ध रुधिर जाएगा कोशिकाओं में। रुक जाओ एक मिनट, धमनी से शिराओं में नहीं जाएगा, धमनी से जाएगा, क्या कहते हैं उन्हें, केशिका। केशिका माने बाल जितनी पतली नलियां, धमनी से जाएगा केशिका में, और केशिका से जाएगा, केशिका से जाएगा वो ऊतक में, ऊतक या कोशिका लिख लो आप, सेल्स। और वो शुद्ध रुधिर वहां चला गया, वहां उसने ग्लूकोज को जला दिया, और ग्लूकोज को जलाने के बाद फिर क्या होगा, अशुद्ध रुधिर प्राप्त होगा। शुद्ध रुधिर कहाँ गया था, धमनी में, धमनी से कहाँ गया था, बाल जितनी पतली नलियों में, केशिका में, केशिका ने उसे ऊतक या कोशिकाओं तक पहुंचाया, वहां से हमें प्राप्त हुआ फिर अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर, ठीक है। चलो एक काम कर लो, अशुद्ध रुधिर वहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, हमें प्राप्त हुआ अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध रुधिर प्राप्त हो गया, अब वो अशुद्ध रुधिर जाता है फिर दोबारा से केशिका में, केशिका बाल जितनी पतली नलियों में, और केशिकाओं से फिर जाता है वो शिरा में। अब आया शिरा, शिराएं, और शिरा से फिर वो जाता है हृदय में। कहाँ जाता है, हृदय में। केशिका से शिरा में, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था, फिर हृदय में, और हृदय से वो जाता है फिर, क्या है वो, अशुद्ध रुधिर है ना, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो शुद्ध रुधिर फिर दोबारा से कहाँ चला जाता है, धमनियों में। इस प्रकार आप बना सकते हो इसे, चित्र को इस प्रकार, मतलब इसे थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन दे देना। ऑर्डर मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जहाँ भी आपको आवश्यकता लगती है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, परासरण किसे कहते हैं। अब आपको पता है दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करा जाता है, पृथक किया जाता है, तो जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गति करने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, यानी हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ। इसे कहते हैं परासरण। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मूल दाब जड़ों द्वारा उत्पन्न किया गया दाब जिसके कारण कुछ ऊंचाई तक जल पेड़ में ऊपर चढ़ जाता है। मूल दाब की परिभाषा दीजिए। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा, यानी कोर्टेक्स, वलकुट माने कोर्टेक्स, पूर्ण स्फीति अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है। जैसे किसी पेड़ को काटते हैं तो काटने के बाद आपने देखा होगा
उसमें से पानी निकलता रहता है, पेड़ में से, तने में से पानी ऊपर आता रहता है, तो वो उसका कारण मूल दाब ही है। मूल माने जड़ों द्वारा उत्पन्न किया गया दाब। 2012 में आया था। देखो ये क्वेश्चन 2016 का है। पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु वाहिकाओं का वर्णन कीजिए एवं उनके नाम बताइए। ठीक है, जल और खनिज लवण को कौन ले जाता है? जाइलम ही तो ले जाता है। तो पादपों में जल व खनिज लवण का संवहन यह है जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। भोजन का संवहन फ्लोयम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। भोजन जो पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाया वो किसके थ्रू जाएगा पूरे पौधे में? फ्लोयम द्वारा। पत्तियों के द्वारा बना भोजन इन नलिकाओं द्वारा पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचता है, पूरे पौधे में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं? अपशिष्टों माने जो जैविक क्रियाओं में बचे खुचे पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जन क्या है? मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। निम्न संरचनाओं के क्या कार्य हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, पढ़ा रखा है ना सब कुछ उत्सर्जन में। वृक्क क्या काम करता है? यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करता है। वृक्क यानी किडनी, गुर्दों का काम क्या है? खून को छानना और छानकर उसमें से यूरिन को अलग करना। मूत्रवाहिनी क्या करती है? मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाना। मूत्राशय क्या करता है? मूत्रण तक मूत्र को संचित रखना, यानी मूत्र को एकत्र करना। मूत्र मार्ग, मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर की ओर निकालना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कैसे होता है? वृक्कीय धमनी से रुधिर वृक्क में उच्च रुधिर दाब से वृक्काणु के ग्लोमेरुलस तो पढ़ा रखा है आपको, में प्रवेशित होकर निस्यंदित होता है। आपको इतनी कठिन भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो भाषा मैंने नोट्स में लिखवा रखी है वही लिखनी है। होता क्या है कि जो हमारी धमनी है, वृक्क धमनी, उससे अशुद्ध रुधिर आएगा और अशुद्ध रुधिर आकर कहाँ चला जाएगा? वृक्क में। और वृक्क में होंगी बहुत सारी वृक्क नलिकाएं। ये लिखने की जरूरत नहीं, वृक्क नलिका लिख दो, वृक्काणु लिख दो। और वृक्क नलिकाओं में वो जो अशुद्ध रुधिर है उसे छाना जाएगा ग्लोमेरुलस में। ठीक है, बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ द्वारा। निस्यंदित होने का मतलब छनना, फिल्टर होना। यहां से परानिस्यंदित द्रव कुंडलित नलिकाया भाग में जाता है। जो छना हुआ खून है वो चला जाता है उनमें, नलियों में, जहां आवश्यक लवणों, जल, अमीनो अम्ल आदि का पुनरावशोषण, वाहिकीय स्रावण होता है तथा मूत्र का निर्माण होता है। बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। नेक्स्ट, लैंग्वेज आपको वही लिखनी है जो नोट्स में मैंने आपको लिखवा रखी है। इस खतरनाक लैंग्वेज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ने वाले के भी बहुत बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तंत्रिका कोशिका के सभी वृक्षीय तथा वृक्षिकांत तथा द्रुमिका काट दिए जाएं, डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन ये काट दिए जाएं, तो उस जंतु की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि डेंड्राइड्स, डेंड्रॉन, एक्सॉन ये काट दिए जाएं तंत्रिका कोशिका के, तो क्या फर्क पड़ेगा? तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका सभी आवेगों को
कोशिका काय में लाने का कार्य करते हैं। द्रुमिका की सहायता से ही एक तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। यदि इसे काट दिया जाए तो किसी भी प्रकार का आवेग संचरित नहीं होगा और बाह्य उद्दीपन के लिए संवेदना समाप्त हो जाएगी। यानी कुछ भी करते रहो, यदि कांटा चुभा दिया या पिन चुभा दी, कुछ नहीं होने का। यदि किसी ने हमारी उंगली काट दी, कुछ नहीं होने का। किसी ने हमारी चोटी मार दी, कुछ नहीं होने का। हमारा पैर अंगारे के ऊपर रखा गया, कुछ नहीं होने का। ये सारे सेंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथ सिनेप्सिस में क्या होता है? सिनेप्सिस क्या होता है ये पूछा उन्होंने, जोड़ी तो है। दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के बीच में एक रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्स यानी सिनेप्टिक दरार कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम सिरे विद्युत आवेग के कारण कुछ तंत्रिका प्रेषक रसायनों का विमोचन करते हैं। ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका को विद्युत आवेग पहुंचाते हैं। यानी ये केमिकल्स जो हैं वे सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका तक उस संदेश को, उस मैसेज को पहुंचाते हैं। अगला है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होते हैं? वमन तो पता है, वमन माने उल्टी, वोमिटिंग, वापसी। तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रुधिर दाब, लार आना तथा वमन आदि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला ऑब्लांगेटा भाग से नियंत्रित होते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है हमारे पश्चिम मस्तिष्क में, उसी से ही हमारी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पश्चिम मस्तिष्क के भाग लिखिए अथवा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है? अथवा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ यानी मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के मुख्य भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स वेरोलाई। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर। तो एक तरफ तो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं और एक तरफ हैं अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां रेखित होती हैं और ये होती हैं चिकनी। ऐच्छिक पेशियां जंतु की इच्छानुसार कार्य करती हैं और अनैच्छिक पेशी जंतु की इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। ऐच्छिक पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, अनैच्छिक पेशियां आंतरांगों से संबंधित होती हैं। ऐच्छिक पेशियां बेलनाकार सिरों पर कुंद होती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियां तर्कुरूपी सिरे नोकदार होते हैं। ऐच्छिक पेशियां संकुचन की दर सबसे अधिक होती है इनमें, ऐच्छिक पेशियों में, और अनैच्छिक में संकुचन की दर सबसे कम होती है। ये अंतर याद करने हैं आपको, ध्यान रखना, इन्हें याद करके जाना अच्छी तरीके से। वैसे तो नोट्स में लिखवा रखे हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है अथवा मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका क्या महत्व है? अथवा पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित 2 हार्मोन के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि जिसे आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हो या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हो, पिट्यूटरी सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है ना, इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। देखो, पीयूष ग्रंथि की स्थिति, पीयूष ग्रंथि की स्थिति देखो पहले क्या है, यहां से देखो पीयूष, ये तो हेडिंग है, पीयूष ग्रंथि की स्थिति। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में
डाइनसिफिलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। इसका महत्व क्या है? ये तो उसकी स्थिति होगी। इस ग्रंथि की अग्रपाली सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण पर नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त इसके हार्मोन्स शरीर की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जबकि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली भाग से वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से पिट्यूट्रीन कहते हैं। इनका कार्य क्रमशः वृक्क नलिकाओं को के दूरस्थ भाग में जल अवशोषण को बढ़ाना तथा शिशु जन्म के समय प्रसव में सहायता करना है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, मानव में वृद्धि हार्मोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रोथ हार्मोन जीएच, देखो 2024 में आया क्वेश्चन। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसे कहते हैं एसटीएच शॉर्ट में, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसे कहते हैं जीएच, ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। इसके अल्पस्रावण यानी हाइपोसीक्रीशन यदि कम निकलेगा जीएच, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन यदि कम निकलता है, में व्यक्ति बोना यानी ड्वार्फ तथा अतिश्रावण हाइपर सीक्रीशन से क्या होता है, भीमकाय जियांट हो जाता है, जिसे अग्रातिकायता एक्रोमेगली कहते हैं। यानी ग्रोथ हार्मोन यदि बहुत ज़्यादा निकलता है तो बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा द ग्रेट खली, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल रहा होगा, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एसटीएच। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, तुम्हारे ध्यान रखना। कभी ऐसा मत सोचना कि जो क्वेश्चन 2024 में आ गया तो वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्या पता कौन से सेट में आया था वो और कौन से सेट में इस बार आएगा। आएगा भाई, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। इसके प्रमुख कार्य आधारीय उपापचय दर यानी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित करना, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाना है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी है उपापचय को बहुत अच्छा चलाने के लिए। जिनके थायरोक्सिन हार्मोन में डिस्टरबेंस हो जाता है उन्हें बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है इन्हें, तो थायराइड। अगला है पौधों में कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ का नाम बताओ। अंगूर के आकार व गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए पौधों पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर देखो, कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन प्रेरित कहते हैं। ये ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की दर में वृद्धि करते हैं। अंगूर के आकार व उसके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है ना, ऑक्सिन भी जिब्रेलिन भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 2020। मतलब छुई मुई को टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और हमारी टांग में जो गति हो रही वो क्या डिफरेंस है? छुई मुई के पादपों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं होती। यह गति स्पर्श के कारण पत्तियों की कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन से होती है। पादप में गति करने के लिए ये कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जबकि हमारी टांग में होने वाली गति मानव मस्तिष्क के महत्वपूर्ण अंग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें तंत्रिकाएं एवं ऐच्छिक पेशियां भी भाग लेती हैं। यह गति ऐच्छिक क्रियाओं तथा शरीर की परिस्थिति तथा संतुलन के लिए
जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रतिकृति, डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सामग्री होती है, आनुवांशिक पदार्थ है, आपको पता ही है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है और यह जनन द्वारा अपनी तरह के जीवों के निर्माण में मदद करता है। एकल जनक या माता पिता से आनुवांशिक गुण प्राप्त करने के लिए प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, आवश्यक है। डीएनए प्रतिलिपि में कोई भी परिवर्तन नहीं नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। यदि डीएनए प्रिंटिंग में कोई भी चेंज आ जाता है तो समझो कि नया गुण कोई आ जाएगा जीव के अंदर। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए प्रिंटिंग में एक डीएनए अणु से दो अणु बनते हैं। इसके बाद कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए की प्रतिकृतियां पृथक हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं एवं दोनों में आनुवांशिक लक्षणों का वहन होता है। आनुवांशिक लक्षण जाएंगे ही उसमें। डीएनए ही है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, यानी जो लक्षणों को माता पिता से संतान में ले जाने का काम करता है। जीवों में विभिन्नता जाति के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? जीवों में विभिन्नता जाति के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। जीवों में विभिन्नता जाति के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन काल में प्राप्त या उत्पन्न विभिन्नताएं तुरंत व्यक्त हो सकती हैं एवं नहीं भी हो सकती हैं। ये विभिन्नताएं लाभप्रद या हानिकारक हो सकती हैं तथा प्राय यानी ज़्यादातर यानी अधिकतर या सामान्यतः एकल जीव के सीमित जीवन काल में महत्वहीन होती हैं। यानी एक जीव में जो विभिन्नताएं हैं उसकी कोई मायने नहीं रखते हैं। इसके विपरीत जाति में विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से एक लाभप्रद होने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी इनके वंशागत होने पर जाति के सदस्यों में नई अनुकूलताओं एवं गुणों का विकास होता है। यानी जातियों में जब विभिन्नताएं होती हैं तो नए गुणों वाली और अच्छी जातियां यानी अच्छे जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे लंबे समय बाद नई जाति की उत्पत्ति होती है। विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी होने के कारण ही नई जाति उत्पन्न होती है। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि मनुष्य जाति का विकास किससे हुआ है? बंदरों से हुआ है। मतलब बंदरों में धीरे धीरे बहुत सारी विभिन्नताएं आती गई, जो लाभदायक विभिन्नताएं थी, जो लाभदायक परिवर्तन थे, में आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से विभिन्नताएं आते आते एक समय ऐसा आया कि जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आएंगी तभी नई जाति उत्पन्न होगी। जनन किसी जाति की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? ठीक है, किसी भी जाति को बनाए रखना है तो जनन क्रिया होनी जरूरी है, जब ही वंश आगे बढ़ेगा, जब ही जाति आगे बढ़ेगी। पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन काल सीमित होता है एवं कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः सभी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। डीएनए में ही होता है आनुवांशिक गुणों का संदेश, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं। अतः इस संदेश के भिन्न होने से इसमें बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है, जिसके कारण जीवों में शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है।
यही विविधता नई जाति की समष्टि के स्थायित्व में सहायक है। ठीक है, मतलब दूसरे जीवों से अलग होना, किसी मनुष्य जाति दूसरे, जैसे मनुष्य जाति की बात करूं या एक दूसरी जाति ले लो कोई, एक तो मनुष्य जाति है, एक है मान लो घोड़ों की जाति, तो मनुष्य और घोड़े दोनों जातियों में डिफरेंस है ना, गुणों में विभिन्नताओं के कारण। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? मतलब एक कोशिकीय जीव कैसे जनन करते हैं और बहुकोशिकीय जीव कैसे? एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा ही नई संतति का निर्माण हो जाता है। अतः इनमें प्राय अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे अमीबा द्विविभाजन द्वारा होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं में श्रम विभाजन के कारण जनन अंगों एवं तंत्रों का निर्माण होता है, जिसमें विशेष जनन कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इनमें प्राय लैंगिक जनन पाया जाता है। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें लैंगिक जनन नहीं होता और बहुकोशिकीय जीवों में होता है लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ तो द्विखंडन लिखा हमने और यहाँ लिखा बहुखंडन, क्या डिफरेंस है दोनों में? द्विखंडन में अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, इसमें अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ जैसे अमीबा आदि कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में बंट जाता है, जिस कारण इसे द्विखंडन कहते हैं। और इसमें इसमें एक कोशिकीय जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि में जीव का एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है, एक साथ, जिस कारण इसे बहुखंडन कहते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन तो अनुकूल परिस्थितियों में होगा और वो होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग एवं जायांग तो पता है आपको, पुमंग पुंकेसर, जायांग स्त्री केसर, इनमें डिफरेंस बताना है आपको। एक तरफ तो पुमंग लिख लिया हमने, एक तरफ लिख लिया जायांग। पुमंग यह नर जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और यह मादा जनन अंग है, इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। पुमंग पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक या परागकण बनते हैं। अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडप को आप स्त्री केसर भी कह सकते हो। अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड के भ्रूणपोष में मादा युग्मक या अंड बनता है। नेक्स्ट, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको बनाना सीख लेना है, इसे देख लो ध्यान से, जहां लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ले लिया करो। उसके बाद पराग कण का नामांकित चित्र, ये चित्र आपको बनाने आने चाहिए पराग कण के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे में नर युग्मक में 24 गुणसूत्र होते हैं। मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो तंबाकू के नर तथा मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 24 और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 48 होगी। ठीक है भाई, जब नर युग्मक में 24 हैं तो मादा में भी 24 होंगे और युग्मनज में 24 दूनी 48 होंगे, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के कारण युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी अगुणित रह जाती है, परंतु निषेचन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनकों के समान यानी द्विगुणित हो जाती है। जब ही तो हमने 24 को 2 से गुणा करा, द्विगुणित होने के कारण 24 दूनी 48। नेक्स्ट,
भ्रूणपोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित 3n होता है। पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन के दौरान त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण के काम आता है। भ्रूणपोष के कारण भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है तथा अच्छे व स्वस्थ बीज बनते हैं। ठीक है, 3n होती है, 3n 3 गुनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल में बदल जाता है व बीजांड द्वारा बीज का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। वृषण या टेस्टिस। मानव के वृषण एक नर जननांग है। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना है। यह नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावन करता है। तो इसमें से टेस्टिस से ही निकलता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है? स्त्रियों में प्रत्येक माह अंडोत्सर्ग के बाद यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत, जो भ्रूण के रोपण हेतु मोटी और स्पंजी हो जाती है, धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। यह ऋतुस्राव या रजोधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिन की होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं जिसे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC। नेक्स्ट, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? पता है ना, प्लेसेंटा। माँ का शरीर गर्भ धारण के बाद भ्रूण के विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय प्रत्येक माह अंडोत्सर्ग होने के बाद निषेचन होने की स्थिति में भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इस स्थिति में इसकी आंतरिक परत मोटी और स्पंजी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रोपण के पश्चात भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अपरा या प्लेसेंटा विकसित होती है। अपरा या प्लेसेंटा जो है वो नली है जो डिलीवरी के बाद जिसे काटना पड़ता है, वो बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है ना एक पाइप, वो है प्लेसेंटा। जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उस पाइप से ही सारा भोज्य पदार्थ बच्चे को प्राप्त होता है। यौन संचारित रोग क्या हैं? किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। देखो 2022 का क्वेश्चन है। यौन संचारित रोग शरीर के तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचरित होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक होती है। इनमें जीवाणु जनित रोग जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं विषाणु संक्रमण जैसे कि मस्सा, वार्ट तथा एड्स सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं, अलग अलग गुणों वाले। ठीक है, एक ही लक्षण है, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, इसे कहते हैं तुलनात्मक लक्षण। इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इनसे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं, जैसे शुद्ध लंबे TT तथा शुद्ध बौने t पादपों के क्रॉस कराने पर संकर लंबे T पादप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधों के चयन के कारण निम्न है। पहला कारण, मटर का पौधा वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। नंबर 2, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। नंबर 3, मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 4, इनमें क्रमिक पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। पर परागण हम करा सकते हैं। नेक्स्ट, मेंडल की कार्यविधि के कोई दो महत्वपूर्ण बिंदु बताइए जो उनकी सफलता में सहायक सिद्ध हुए। तो पहला बिंदु, मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। एक बारी में एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहे थे वे। नंबर 2, मेंडल ने प्रत्येक पीढ़ी का पूर्ण लेखा जोखा रखा और उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। रिकॉर्ड पूरा बना रखा था उन्होंने, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। पता है ना, जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी, जो छिप जाते हैं अप्रभावी। युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण, पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग आदि। वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता या कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण, बौनापन, पुष्प का सफेद रंग आदि। देखो, समयुग्मजी, विषम युग्मजी और समयुग्मजी। अब ये क्या है? लंबापन। और यहाँ भी क्या दिखाई देगा? लंबापन दिखाई देगा। तो लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, और ये मतलब समयुग्मजी में भी दिखाई दे रहा और विषम युग्मजी में भी। पर ये बौनापन केवल समयुग्मजी में दिखाई देगा, विषम युग्मजी में बौनापन दिखाई नहीं देगा। विषम युग्मजी में जो लक्षण दिखाई देता है ना, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। ये विषम युग्मजी है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें लंबापन दिखाई देगा, पौधे का बौनापन दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम कहते हैं कि लंबापन प्रभावी लक्षण है। या फिर आप कह सकते हो, दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिप जाता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट, सफेद पुष्प वाली मटर के परागकण बैंगनी पुष्प वाली मटर के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया गया। F1 पीढ़ी में समस्त पौधों के पुष्प बैंगनी थे। F2 पीढ़ी में किस रंग के पुष्प किस अनुपात में प्राप्त होंगे? तो प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संकर बैंगनी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इन पादपों में स्वयं परागण कराने पर F2 पीढ़ी में शुद्ध बैंगनी, संकर बैंगनी तथा शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों का जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होगा। शुद्ध बैंगनी तो ये होंगे, संकर बैंगनी ये होंगे, शुद्ध सफेद ये होंगे, 1:2:1। तथा F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 3:1 बैंगनी अनुपात सफेद प्राप्त होगा। बैंगनी रंग के पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी लक्षण है। यहाँ डीएनए का पूरा नाम लिखिए। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण यानी अनुवादन के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए पहले आरएनए, एमआरएनए कहते हैं उसे, मैसेंजर आरएनए, उसका निर्माण करता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कोड छिपा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। वाई।
लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें एलोसोम या हेट्रोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्राय एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। इनमें एक्स गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है, जबकि वाई गुणसूत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो पुरुषों में एक्स वाई पाए जाते हैं, स्त्रियों में एक्स एक्स। ठीक है ना, पुरुषों में एक्स वाई और स्त्रियों में एक्स एक्स। तो इस तरीके से हमारे बायोलॉजी के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, बायोलॉजी के 2 नंबर वाले। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का लेक्चर आएगा जिसमें 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटे, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार फिर दोबारा से आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको ये जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लेक्चर्स आ रहे हैं इन्हें बार बार देखना है, रिवाइज करो बार बार, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने रिवीजन पर फोकस करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।